सभी स्टूडेंटों की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आप लोगों को बता देते हैं कि यह जो क्लास होगा स्पेशली वैसे स्टूडेंटों के लिए होगा जो 12 क्लास के होंगे और कॉमर्स लिए होंगे जिनकी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2023 में पड़ेगा। उनके लिए स्पेशल यह ऑनलाइन क्लास का सेटअप हम चालू किए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं आके पढ़ पाते हैं, दूर दराज एरिया से हैं, तो एक ये सोशल साइट का प्रयोग हम चाह रहे हैं कि करें, उन लोगों को भी फायदा हो जाए। तो निश्चित रूप से अगर आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास ले रहे होंगे, कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो बिहार बोर्ड में सिलेबस है अकाउंट का, हम स्पेशली अकाउंट पर क्लास ले रहे हैं। अकाउंट पर उसमें 50% सब्जेक्टिव होता है और 50% ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसी माध्यम हो गया है मार्क्स लाने का जो पहले बिहार बोर्ड में 300 से लेकर 350 तक नंबर हाईएस्ट रहता था, या किसी किसी के 380 आ जाता था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जनरली जो एक एवरेज बच्चा है उसका भी 400 नंबर आ जा रहा है, और इस बार तो 460 के 65, 66, 67 तक भी नंबर आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर वैसे स्टूडेंट थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ठीक कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनका मार्क्स हाई हो जाएगा। इसलिए ये जो हम अकाउंटेंसी का डॉक्टर एस.के. सिंह राइटर का ऑब्जेक्टिव जो आप किताब खरीदे होंगे, तो डॉक्टर एस.के. सिंह का किताब जो लिए होंगे उसमें ध्यान से दिए, 2 बुक दिया होगा, एक फैट वाला बुक, मोटा वाला बुक दिया होगा, एक थिन, एक पतला वाला किताब दिया होगा। तो पतला वाला किताब में 100 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव को हम आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि यह पतला वाला किताब होता है ना, जनरली देखने को मिलता है कि शिक्षक महोदय लोग क्या करते हैं, या मतलब क्लासरूम के अंदर में वो मोटा वाला बुक पढ़ाने लगते हैं, उसके कंसेप्ट, उसका थ्योरी, उसका जो भी होता है पढ़ाते, जरूरी भी है, ऐसा नहीं करके जो है ऑब्जेक्टिव वाले पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे जब ऑब्जेक्टिव उठाते हैं तो प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है ना, कि उनके साथ ऑब्जेक्टिव का एक क्रिएट होता है कि वह सही ढंग से सारे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना उस काम का बीड़ा हम उठाते हैं, ठीक है। इसी बीड़ा उठाने के दरमियान में आप लोग को मदद हो जाए, मेरा टारगेट है कि आप लोग को मदद हो जाए। इसलिए ये वीडियो होगा, यूट्यूब पर भी मेरा रहेगा, फेसबुक पर भी रहेगा, और भी कोई सोशल साइट हम अपने टेक्नीशियन से बात कर लेते हैं, अगर है तो वहाँ भी अपलोड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना चालू किया उसी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। यानी ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो पहले उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो थ्योरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड कंसेप्ट अगर वो सीख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको समझने में ज़्यादा आसान और इजी हो जाता है। तो हम जो चैप्टर ऑफलाइन क्लास में चालू किए हैं, और ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मेरा क्लास है। अगर आप दूर दराज के बच्चे चाह रहे कि ऑनलाइन क्लास लें तो आपको एक ऐप है, ऐप इसी आभा एकेडमी के नाम से है, उसको डाउनलोड कीजिए और बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। कुछ खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीडियो क्लास मेरा ऑनलाइन मिलने लगेगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो अगर ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं तो लोकल होंगे, बगल में होंगे, तभी आ पाएंगे ना। तो चलिए, मेरा जो ऑफलाइन क्लास में चल रहा चैप्टर वो है इशू ऑफ शेयर, अध्याय नंबर 9। और आप निश्चित रूप से ये पतला वाला बुक का पेज नंबर 53 पर जाकर देखेंगे। पेज नंबर 53 पर कहीं हम उठाए हैं, पेज नंबर 3 शुरू से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ाते हैं पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सारे पढ़ना, 1 से लेकर जितना चैप्टर सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम तत्काल 9 नंबर चैप्टर चालू किए, क्योंकि 9 नंबर चैप्टर पहले इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को पढ़ाना मेरे समझ से होता है। हम सारे चैप्टर पढ़ाएंगे लेकिन अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कौन बच्चा को पहले देना चाहिए, कौन बाद में। हो सकता है कि आपके जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ कुछ दूसरा चैप्टर चालू, उससे कुछ बात नहीं है, वो भी सर ठीक है। तो 9 नंबर जो चैप्टर चालू हम किए हैं उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, ठीक है। इशू ऑफ शेयर ऑफलाइन क्लास में चालू है, ऑनलाइन क्लास में चालू है। जो लोकल में बच्चे हैं, जो आसपास में हुआ के ऑफलाइन करते हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के सिलेबस में 12 क्लास में नाम लिखा है तो उसमें सभी तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं अब थोड़ा सा ऑनलाइन कोर्स मेरा ले रहे हैं और वह अपने घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी दूर दराज के बच्चे हैं चाहते कि ऑनलाइन क्लास हम घर से कर लें, तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी जो लोगो देख रहे हैं इसी लोगो के नाम से आपका ऐप भी होगा और आभा एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे टेक्नीशियन द्वारा आपको मिल जाएगा। चलिए,
हम 9 नंबर जो चैप्टर चालू किए हैं इशू ऑफ शेयर, ये चैप्टर हमारे क्लासरूम के अंदर में खत्म हो रहा है इशू ऑफ शेयर पर। अब हम चले गए हैं फॉरफीचर्स रीइश्यू वगैरह पर चले गए, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा अब जरूरी हो गया है समझना आप लोगों के लिए। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव का जो पहला क्वेश्चन आपकी किताब में सेम मिलेगा, आप वहाँ भी आंसर देकर समझ सकते हैं, लेकिन सारे सवाल का आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ऐसे चीज़ों को अपने माध्यम से, इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके सामने हम समझाने के एक प्रयास कर रहा हूं, एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर हाल में आपको मदद मिले। तो निश्चित रूप से मेरी जो टारगेट है आपको समझाने के, उसमें पहला क्वेश्चन जो लिखा है, जो पहला क्वेश्चन वो थोड़ा सा सबसे टेढ़ा दिया है, शुरुआती क्वेश्चन टेढ़ा दिया है, इसलिए इसमें ध्यान रखेंगे। जो सेटिंग लिमिटेड 10 रुपया वाले 2 लाख अंश जारी किए, देखिए ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर आप लोग पढ़े होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शेयर अप्लाई कर देता है तो उन शेयर होल्डरों को क्या करते हैं हम लोग, मतलब या तो वापस करते हैं या एडजस्ट करते हैं। लेकिन एक केस आपको हम पढ़ाए थे, कुछ को तो सफा वापस कर देना है, खारिज कर देना है, वापस कर देना है, कुछ का है कि ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट भी करना था। तो यही सवाल दिया है कि अगर इसमें 3 रुपया अप्लीकेशन, देखिए गौर से देखिए, 3 रुपया अप्लीकेशन पर, देखिए अब मेरे पास कुल पैसा आया है 9,60,000, यानी गौर से देखा जाए तो थोड़ा सा हम इधर रफ कर लेते हैं जहाँ भी जगह मिल रहा है। 9,60,000 भागा 3 रुपया कीजिएगा तो 3 लाख आया 60,000। अब देखिए इसमें से आपको मंजूर करना है हर हाल में 2 लाख अंश, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी इसमें फालतू जो आया है ना, इसमें 2 लाख मंजूर करना है, इससे ज़्यादा मंजूर नहीं। तो फालतू 1,60,000 आया है, 1,60,000 जो शेयर फालतू आया है, थोड़ा सा शुरुआती क्वेश्चन टफ दिया है इसलिए हम समझाने की कोशिश करें। तो इसमें 1,60,000 में से कितना वापस कर दिया जाए और कितना को रख कर उसमें प्रोडक्ट मतलब एडजस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे रेशियो दिया है कि जो 5 को अप्लाई किया है उसका 4 को मंजूर किया जाएगा, जो 5 को अप्लाई किया है उसको 4 को मंजूर किया जाएगा। दिया है मंजूर अगर 4 है तो अप्लाई उल्टा करके देखना पड़ेगा। मंजूर अगर एक्सेप्ट है तो अप्लाई कितना किया है 5 को, अगर कोई 5 को शेयर का अप्लाई किया है तो उसका 4 मंजूर है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम 2 लाख से ज़्यादा मंजूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका अप्लाई क्या होना चाहिए। तो एक तरीका है इस मैथ का, इसमें कटाइए उठाइएगा तो ये आपको कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो ये आपको आएगा 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख आपका आया। अब 2.5 लाख आपका जो शेयर है यहाँ थोड़ा सा हम गलती कर रहे थे, देखिए यहाँ हम गलती किए थे, ये जो कटाए थे ये आपको कटाए थे 3,20,000 होगा, 3,20,000 होगा, यानी आपको 1,20,000 ज़्यादा आया शेयर। 2 लाख शेयर चाहिए, 1,20,000 ज़्यादा आया था, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम लोग यहाँ पर से 2.5 लाख मंजूर, 2.5 लाख वाले शेयर होल्डर को रख लेंगे, IC का जो 2 लाख मंजूर करेंगे, 50,000 को अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट कर लेंगे। तो अब एक आपको यहाँ पर मतलब निकल के जो आया 1,20,000 जो ज़्यादा आया था, या 3,20,000 पर ही चलते, 3,20,000 का अप्लाई किया था, 2.5 लाख मंजूर कर दिए, 2.5 लाख वाले को रख लिए, उसमें से 50,000 एक्सेप्ट मतलब एक्सेस पैसा को रखेंगे तो उसका फालतू जो शेयर हो वो 70,000 है, इसलिए 70,000 को क्या करेंगे वो वापस कर देंगे। 70,000 को वापस करेंगे तो 70,000 को वापस करेंगे, यहाँ पर आएगा। अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि देखिए अब ये पहला मैथ था, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर रहता तो मज़ा से समझाते, ये वाला सब सवाल आपको बड़े इंपॉर्टेंट से है, एक ध्यान देना है। वो जो भी नए स्टूडेंट है, ये जो आपकी किताब है, आपकी किताब से हम स्कैन करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये BSc बोर्ड ये 16 में पूछा है, 21 में पूछा है, मतलब ये जो यहाँ ऐसा लिखा है ये सब आपके मतलब पहले जो बिहार बोर्ड से परीक्षा बच्चे कॉमर्स के दिए उनके सवाल में ये पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे चांस बनता है कि आप में भी रिपीट करता है। चलिए 2 नंबर जो सवाल दिया है, मांगी गई राशि, देखिए क्या लिख रहा है, मांगी गई राशि का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों को प्राप्त किया गया जाना जाता है। देखिए कह रहा है
कि मांगी गई, तो जो मांगी गई या जो प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं, जो मांग लिए और जो मिल चुका उसको पेड अप बोलते हैं। इसलिए उसमें जो आंसर होगा हम लोग के लिए सी होगा। और ध्यान रखेंगे इसका जो मतलब शेयर होल्डर से हम पैसा मांगते हैं और जो अंत तक सब कोई पेड कर देता है वही राशि आपको शेयर होल्डर का वास्तविक राशि कहा जाता है। चलिए, अंशधारी कंपनी से मिलते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर पैसा लगाता है तो उस पैसा के बदले में जो उसको मतलब मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो ब्याज। देखिए, हम लोग गांव देहात में जब पैसा लगाते हैं ना तो किसी से 1 लाख दिए और 1,05,000 उससे ले रहे हैं तो 5,000 ब्याज हो सकता है, लेकिन यहाँ कंपनी ब्याज नहीं देती है। ठीक है, कंपनी कमीशन भी नहीं देती है, कंपनी प्रॉफिट भी नहीं देती है। कंपनी जो होती है ना लाभांश देती है, लाभांश इंग्लिश में डिविडेंड्स बोलते हैं। इसका आंसर बी होगा। ये ध्यान रखना, कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है और उस पैसा के बदले में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसको लाभांश के रूप में जाना जाएगा, डिविडेंड्स के रूप में जाना जाएगा, लाभांश के रूप में जाएगा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। आज इत्मीनान से इस वीडियो को देखना होगा तब जाकर आपको समझ में आएगा। हुड़बुड़ देखिएगा नहीं समझ में आएगा। आप वीडियो में देखिए, हेडफोन लगाइए और आराम से समझिए। अंशों के निर्गमन बट्टा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कह रहा है। देखिए, डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर हमारे सिलेबस से हटा चुकी है, लेकिन बिहार बोर्ड की गलती है कि इस चीज़ को ढो रहा है। तो ढो रहा है तो पूछेगा तो समझना तो थोड़ा सा पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो शेयर हम डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं वो हमारे लिए क्या हो सकता है, पूंजीगत लाभ। देखिए, अगर कोई चीज़ हम डिस्काउंट पर बेचेंगे तो लाभ तो होगा नहीं, आय तो होगा नहीं, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए, आयगत हानि और पूंजीगत हानि, यहाँ बड़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। तो देखिए, ये आयगत हानि नहीं होता, ये पूंजीगत हानि होती है, कैपिटल लॉस माना जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर हम अपने शेयर को कम पर बेच रहे हैं, अपने शेयर को कम पर बेच रहे हैं तो हमारा पूंजी में से पैसा जा रहा है ना, हम जो पूंजी व्यवस्था करना था उसमें से छोड़ रहे हैं, तो पूंजीगत हानि है, कैपिटल लॉस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है 5 नंबर जो है, ध्यान रखेंगे 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया, अंश के निगरण पर अधिमूल्य यानी प्रीमियम या मतलब जो अंश हम जारी करते हैं प्रीमियम पर जारी करते हैं, यानी हम अपने शेयर को महंगा पर बेचते हैं, तो हमारे लिए कंपनी के लिए क्या हो सकता है, यही सवाल दिया है। तो दिया है पूंजीगत प्राप्ति। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत हानि है। देखिए, हानि तो है नहीं, अपनी शेयर को जब बेचेंगे तो हानि होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, समान हानि हो नहीं सकता है। अब इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, जब भी हम अपने शेयर को महंगा रेट पर बेचेंगे तो क्या हानि होगा, नहीं, तो दोनों हानि हट गया। अब देखिए, समान लाभ नहीं होता है, पूंजीगत लाभ होता है, इसलिए समान लाभ भी नहीं होगा। इसमें आंसर होगा ए, पूंजीगत लाभ। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या, ये थोड़ा याद करने वाली चीज है। एक निजी कंपनी जब बनती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज ए प्राइवेट कंपनी इज कितना होना चाहिए, तो 200 होना चाहिए। इसलिए ऐसे सवालों के आंसर क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम जो होता है मतलब संख्या कितनी होती है, 200 होती है। चलिए, अब अंश आवेदन पत्र प्राकृतिक खाते क्या। देखिए, अंश मतलब एप्लीकेशन का जो पैसा आता है उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका नेचर क्या है। क्योंकि आपको 11 क्लास में रियल, नॉमिनल और पर्सनल पढ़ाया गया है, तो उसी में इसके बारे में बताया गया था, पर्सनल किसको कहा जाता है, रियल किसको कहा जाता है, नॉमिनल किसको कहा जाता है। नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन का पैसा हम लोग को मिलता है उसको हम लोग पर्सनल खाता के नाम से याद करेंगे, पर्सनल खाता के नाम से याद करेंगे, व्यक्तिगत खाता से याद रखेंगे। इसलिए इसका आंसर ए होगा। अग्रिमी याचना, अग्रिमी इंग्लिश भी सवाल देखेंगे, हम हिंदी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा बिहार बोर्ड के में ऐसे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा हिंदी भाषा समझ पाते हैं, इंग्लिश भाषा में प्रॉब्लम होती है। हमारे पास दोनों मीडियम में सवाल है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा अच्छे होते हैं, ज़्यादा उनकी मतलब दिमाग तेज होते हैं, तो थोड़ा इंग्लिश वाले सवाल भी कभी कभी पढ़कर समझ लेंगे, लेकिन हिंदी वाले भी बच्चे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे। अग्रिमी याचना दर्शाता है कॉल इन पेड एडवांस। देखिए, यहाँ दो दिया है, कॉल इन पेड एडवांस क्या है, कहाँ दर्शाया जाता है, तो कॉल इन पेड होता है वो आपको कहाँ दर्शाया जाता है, तो क्रेडिट साइड में दर्शाया जाता है। जॉइंट इसका करते हैं, जब पैसा आपको मिलता है तो इसका एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू कॉल पेड इन एडवांस, ये दर्शाते हैं, ये CR में दर्शाते हैं, वही पूछा है तो आपको CR में लगा दीजिएगा इसका। चलिए,
9 नंबर, अधिकृत पूंजी का वह अंश जो सिर्फ कंपनी के समापन में मांगा जाता है क्या कहलाता है। देखिए अधिकृत मतलब पूंजी, देखिए एक बड़ी सवाल है ये कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं इसके लिए आपको इसका चैप्टर पहले पढ़ना होगा, इसका मैथ पढ़ना होगा, तब यहाँ आते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में पहले पहला चैप्टर इसी के मान कर पढ़ाते, पढ़ाना तो सब है लेकिन जो मन करता है हम पढ़ा देते हैं, चलो हमारे हिसाब का है। अगर आप कहीं दूसरे शिक्षक के पास पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको जरूर होगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करिए कि ये चैप्टर पढ़ें तब इसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये अधिकृत मतलब ऑथोराइज कैपिटल, देखिए यहाँ इंग्लिश वाला भी सवाल देखेंगे। ऑथोराइज कैपिटल का जो वह भाग जो मतलब समापन के समय जो फर्म को मतलब कहने का मतलब फर्म को समापन किया जा रहा, उस अवस्था में कौन पैसा मांगा जाता है, उस अवस्था में मतलब जो होता है 9 नंबर, वो आपको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। यानी आपको जो पैसा रिजर्व रखे हैं, जो रोक कर रखे हैं कि भाई अब इसको ले लेना है, समापन करना है, तो रिजर्व कैपिटल के समय इस पैसा का प्रयोग कर लेते हैं, मांग कर लेते हैं। अंश के अधिलाभ का उपयोग, देखिए जो शेयर आप प्रीमियम पर इश्यू करते हैं, देखिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिया है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज, कह रहा है जो प्रीमियम पर जो शेयर इशू करते हैं, जो प्रीमियम के पैसा उसको कहाँ इशू करते हैं, तो उसको याद रखिएगा बोनस के निर्गमन पर। इशू ऑफ शेयर का अगर सवाल पूछता है कि अगर जो प्रीमियम पर पैसा वसूलते हैं उस पैसा का कहाँ प्रयोग कीजिएगा, तो उसका यूज किया जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस पर जो शेयर इशू किया जाता है उसी में वो पैसा प्रयोग किया जाता है। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है, 11 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है डायरेक्टर द्वारा। देखिए एकदम देखिए लेखक तो होता ही नहीं है कंपनी में, ध्यान रखेंगे लेखक होता ही नहीं है। मैनेजमेंट तो अपना सैलरी लेता है, उसका पावर नहीं होता। अब आ गया डायरेक्टर और शेयर होल्डर। ये रिपोर्ट कौन जारी करेगा, शेयर होल्डर पैसा लगाता है और डायरेक्टर जो होता है उसका रिपोर्ट जारी करता है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आइए कंपनी अधिनियम 2013, देखिए कंपनी का जो नियम था वो बहुत पहले से पुराना समय से चलते आ रहा है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार कंपनी में संशोधन होते गया। तो उसी में एक बार 2013 में संशोधन हुआ। 2013 में संशोधन हुआ, 2013 में जो संरक्षण हुआ F अपनाया गया। तो उसमें बकाया याचना यानी कॉल इन एरियर को अगर किसी से लिया जाए तो कै % ब्याज के साथ लिया जाएगा, तो इसमें 10% ब्याज के साथ लिया जाता है। कहने का मतलब सीधा आ गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कॉल पर पैसा नहीं दिया है और आगे किसी कॉल के साथ वो पैसा देना चाहता है, तो हम उसके पैसा तो लेंगे ही लेंगे लेकिन ब्याज भी ले सकते हैं। तो ब्याज हमारा 10% पर एनुअल होगा, 10% पर एनुअल होगा। चलिए 13 नंबर, इस 13 नंबर जो सवाल है कंपनी मैथ है, मैथ में थोड़ा सा तो दिमाग आपको खपाना पड़ेगा। कंपनी 1 लाख अंश में निबंधित है, इतना अंश विभाजित है, इतना अंश राजीव द्वारा खरीद लिया गया। देखिए शेयर का 10,000 शेयर है और 9,990 रुपये एक ही व्यक्ति द्वारा खरीद दिया गया, इसलिए यह कंपनी आपको पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता है। पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा भी होना चाहिए और इसका, इसलिए एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा ये प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी जो एक व्यक्ति द्वारा ज़्यादा पैसा लगाया गया, इसलिए प्राइवेट कंपनी, इसका आंसर बी होगा। अब आइए निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए, जो 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी से घटाया जाए। देखिए कह रहा है राइटर कि ये जो आपका मतलब पेड अप कैपिटल होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या घटाया जाता है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग को अंतिम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें पेड अप अमाउंट होता है, तो पेड अप अमाउंट कैसे पता चलता है, कॉल इन एरियर अगर है तो उसको घटा दिया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको पेड अप अमाउंट बोलते हैं, इसलिए इसमें कॉल इन एरियर को घटाया जाता है। चलिए हम 1 से 25 तक क्वेश्चन करेंगे, टोटल 74 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में इसका वीडियो दिखाएंगे आपको। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इसके उद्देश्य के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में था, तो एक ख्याति के अपलिखित करने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पर मतलब जो 15 नंबर सवाल है उससे बोनस गायब किया है, तो बोनस गायब किया है तब यहाँ पर प्रारंभिक राइट ऑफ मतलब देखिए तो प्रारंभिक व्यय को अपलेखन करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है उसको बोनस में और उसको कैपिटल लॉस में भी प्रयोग किया जा सकता है। संचित अंश का आशय क्या, एक देखिए
कह रहा है रिजर्व कैपिटल का मीन्स क्या होता है। तो एक लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से देखेंगे कि अधिकृत पूंजी का वंश जिसे प्रारंभ में मांगा जाना चाहिए। कहाँ मांगना चाहिए? अंतिम नहीं, गलत है। या अयाचित पूंजी सिर्फ समापन में मांगा। देखिए समापन के समय जो भी पूंजी मांगा जाता है उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ऊपर भी क्वेश्चन था। समापन के समय, फर्म के समापन के समय शेयर होल्डर के यहाँ जो भी पैसा अगर बाकी है, किसी कारण से नहीं लिए हैं, तो उसको मांग कर सकते हैं। उस पैसा को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल। 17 नंबर सवाल। जब किसी याचना की गई राशि दे हो परंतु प्राप्त नहीं हो तो क्या किया? देखिए सीधा सा बात है। 17 नंबर सवाल में सीधा सा बात है हम लोग के साथ कि देखिए जब किसी याचना की राशि दे हो परंतु प्राप्त नहीं हो तो उसको क्या? देखिए मतलब दे हो लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब बाद में लिया जाएगा, तो उसको सस्पेंस अकाउंट मान लिया जाता है। तत्काल उसको सस्पेंस अकाउंट को रखा जाता है, क्योंकि पैसा लेना भी है अब मांग भी नहीं रहे तो सस्पेंड। 18 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देख रहा है प्राप्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर क्या? इंग्लिश में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल और एंड आपका इसका थोड़ा सा ऑप्शन हाँ दिया है। कॉल्ड अप कैपिटल में क्या अंतर है? देखिए कॉल्ड अप कैपिटल में अंतर क्या, दोनों में पूछता है कि व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल बिटवीन द, मतलब क्या डिफरेंस इसका है, दोनों मांग रहा है। तो जिसको जो डिफरेंस होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको आप आपकी जो किताब को भी देखना पड़ रहा है, उसके आंसर सी दिया है। देखिए अनकॉल्ड अप। देखिए अगर किसी कारण से हम सब्सक्राइब सब है और पेड अप कम हो रहा है तो हम अनकॉल्ड अप है, नहीं मांगे हैं, नहीं याचित किए हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि कभी कभी फाइनल के पैसा नहीं मांगा जाता, जब आवश्यकता पड़ने पर मांग हो, ये ऑप्शन दे देता है। इसलिए अनकॉल्ड अप आंसर होगा, सी होगा। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निगम नीति जारी की जाती है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कभी भी नौकरी करने जाएगा तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कंपनी का जो मतलब नियम कानून बनता है उसको क्या बोला जाता है? तो कंपनी का जो भी नियम जारी होती है उसको परिविवरण पत्र के नाम से जाना जाता है, प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैथ दिया है। ये वाला मैथ जो है ना कह रहा है एक लिमिटेड कंपनी 1 लाख, देखिए एक लिमिटेड कंपनी मतलब 11,25,000 है और 100 रुपया वाला शेयर को 25% ज़्यादा पर बढ़ा के बेचना है। 125 में से तो कितना शेयर में डिवाइड करेंगे तो कटाएंगे तो 9,000 आएगा। इसलिए इसका आंसर 9,000 हो जाएगा। ये और इसके आंसर 9 हो जाएगा। समता अंशधारी डैश होते हैं। देखिए समता, देखिए 2 शेयर होते हैं हमारी कंपनी में, 2 तरह के शेयर होते हैं। ये सवाल बहुत 2 बार पूछा है। देखिए ये जो है हमारी कंपनी में 2 तरह के शेयर होते हैं। एक जो शेयर होते हैं उसको बोला जाता है आपको इक्विटी, और एक होते हैं प्रेफरेंस। तो देखिए प्रेफरेंस को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इक्विटी को कम मिलता है। देखिए इक्विटी जो खरीदार आता है वो कंपनी के स्वामी होता है। वो कंपनी के मतलब संचालन में उनका योगदान हो सकता है, कंपनी को नियम कानून में बनेगा तो उसमें बैठ सकते हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर जो याद रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के स्वामी, ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है। 22, एक कंपनी अपने अंशों के प्रीमियम पर भारतीय कंपनी द्वारा अधिनियम किस धारा के अंतर्गत? देखिए कंपनी का जो भी नियम बनता है वो सब धारा बना है, उस धारा को याद करना पड़ता है। क्योंकि धारा तो ऐसा नहीं कि आपको कोई कंसेप्ट हम पढ़ा देंगे, धारा याद करना पड़ेगा। तो जो 22 नंबर धारा है, 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कंपनी का जो प्रीमियम पर शेयर जारी किया जाता है वो आपको बी नंबर ऑप्शन में जो 52 नंबर धारा है इसके अनुसार किया जाता है। यदि कंपनी का जो प्रीमियम पर जारी किया जाए तो उसकी बारे में उसके उल्लेख 52 नंबर धारा में सब किया गया है कि कैसे शेयर को प्रीमियम पर लिया जाए, किस तरह लिया जाए, क्या हो, सब आपको धारा 52 में उल्लेख किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन है समता कंपनी के डैश होते हैं। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी, ऊपर सवाल अभी पूछा था फिर पूछा है स्वामी होते हैं, स्वामी होते हैं, घुमा के पूछा वही बात है। कंपनी का इक्विटी शेयर कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं? स्वामी हो सकते हैं। अब आते हैं 24 संचय पूंजी का अर्थ क्या? रिजर्व कैपिटल में। देखिए ये अभी भी ऊपर हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, अभी भी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हुए थे और इसका जो आंसर दिया है देखिए ये पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड। देखिए ऐसे पूंजी जो हम किसी कारण से नहीं मांगे हैं, अनकॉल्ड अप है, उसी को कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है 1 नंबर होगा
अप्राप्ति याचित पूंजी का एक भाग है, यानी ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइबर ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। तो अभी तक नहीं मांग किए हैं, बाद में कभी मांगेंगे, वो संचय पूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आर्थिक चिट्ठे के किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? तो जो 25 नंबर सवाल दिया है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आर्थिक चिट्ठे किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिए, ये याद रखिएगा, जो भी प्रीमियम वाला अमाउंट होता है ना, प्रीमियम पर जो भी शेयर बेचते हैं उसको बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा में उसको किसके नीचे दर्शाया जाता है। तो उस परफॉर्मा को जब हम पढ़ाएंगे, उसको समझेंगे, याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। तो उस परफॉर्मा में एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है इसी के अंतर्गत हम इसको दर्शाते हैं। तो निश्चित रूप से 1 से 25 नंबर क्वेश्चन के हम डिटेल व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ कमी बेसी रह जाए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो 26 से बढ़ेंगे हम सुधार करेंगे। चलिए आज की क्लास में लगते हैं। धन्यवाद।